हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। द बैलेंस शीट ऑफ सेलेक्ट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलो। मेरे बुक में 2014 लिखा हुआ है, हो सकता है आपके बुक में 2019 या 20 लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो कंपनी का नाम क्या है, सेलेक्ट लिमिटेड, और कब का बैलेंस शीट है 31 मार्च 14, और आपके में जो डेट होगा वो पढ़िएगा। लिखा है शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर, जिसमें 10,000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड। तो शेयर क्या चीज है, फुल्ली पेड है सर, मतलब आप उससे पैसा नहीं मांग सकते हैं। फिर है नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर मोर्टगेज डिबेंचर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब यह होता है कि सर जो डिबेंचर का लाइबिलिटी है उसको सिक्योरिटी मिला हुआ है, किस चीज का, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर जो होंगे वो सिक्योर्ड है, हाँ उनको सिक्योरिटी मिला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो वो सिक्योर है। तो जो लोग सिक्योर होते हैं क्या वो पेमेंट के लिए लाइन में खड़े होते हैं, नहीं। ये बात डिस्कस भी की है कि हां सर जिनको सिक्योरिटी मिला रहता है वो लाइन में खड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, सिक्योर वाले भी लाइन में खड़े हो सकते हैं अगर उनका सिक्योरिटी उनके लायबिलिटी अमाउंट से कम हो, मतलब वो पार्टली सिक्योर्ड हो। अदरवाइज अगर वो फुल्ली सिक्योर्ड हुए तो पक्का बात है वो लाइन में खड़े नहीं होंगे। तो अभी डिबेंचर का अमाउंट हम पढ़े 5 लाख रुपया का है और उसको सिक्योरिटी है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो हम अभी बोल रहे हैं सर ये सिक्योर्ड है, पार्टली है या फुल्ली है, वो तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइज्ड वैल्यू पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। अगर रियलाइज्ड वैल्यू 5 लाख से अधिक हुआ तो हम बोलेंगे सर डिबेंचर वाले फुल्ली सिक्योर्ड है, वो लाइन में खड़े ही नहीं होंगे, वो साइड से पैसा लेके निकल लेंगे। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके 5 लाख से कम पैसा आया तो हम बोलेंगे सर डिबेंचर वाले लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके जितना पैसा होगा वो ले लेंगे और बाकी का बचा हुआ पैसा लेने के लिए वो कहां खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे। लाइन में कहां खड़े होते हैं, अनसिक्योर्ड के अंदर अदर जो प्रेफरेंस अदर देन प्रेफरेंशियल है उसमें खड़े होते हैं सर, प्रेफरेंशियल में खड़े नहीं हो सकते हैं। हम बोले ठीक। उसके बाद लिखा है बैंक लोन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेंट्री। लो बैंक वालों को भी सिक्योरिटी दे दिए हैं, बैंक से हम लोन लिए और बैंक वालों को बोले बैंक जी आप हमसे इन्वेंट्री का सिक्योरिटी ले लीजिए। तो इसका मतलब हुआ बैंक वाला भी सिक्योर्ड है, फुल्ली या पार्टली नहीं पता। बैंक का लोन है 2 लाख। और ट्रेड पेबल कौन है, बोले सर ये अनसिक्योर्ड है, कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का, टोटल है बैलेंस शीट का 30 लाख। अब आगे दिया हुआ है एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या है, फिक्स एसेट्स में सर लैंड, बिल्डिंग और प्लांट। लैंड का वैल्यू 2 लाख, बिल्डिंग का वैल्यू 8 लाख और प्लांट का वैल्यू 10 लाख। तो हम बोले सर ये तो बुक वैल्यू है, क्वेश्चन आपको बताएगा ये बिका कितने में, और अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग ये मानेंगे सर कि जितने का है उतने में बिक गया। करेंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री है 5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख का, और अनएमोटाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो सर ये तो खर्चा है, खर्चा कोई एसेट्स तो होता नहीं है जो इससे पैसा मिलेगा आपको। आगे बढ़िए। कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी बंद होने के कार्यक्रम में चल चुकी है। नंबर 1, द लिक्विडेटर इज टू बी रेम्यूनरेटेड एट द रेट ऑफ 1% ऑन नेट अमाउंट रियलाइज्ड। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम, नेट अमाउंट रियलाइज्ड। लिक्विडेटर हम है जज, हम लिक्विडेटर को बोल रहे हैं लिक्विडेटर सुनो, तुम जितने में एसेट्स को रियलाइज कराओगे उस एसेट्स का जो नेट वैल्यू होगा उसका तुमको 1% देंगे। तो आपके मन में एक सवाल आ गया कि सर ये नेट अमाउंट रियलाइज का मतलब, हम बोले भाई ध्यान समझो, लैंड और बिल्डिंग वो किसको गिरवी रखे हुए हैं, हम डिबेंचर वालों के पास। तो लैंड और बिल्डिंग जितने में बिकेगा उसमें सबसे पहले पैसा कौन काट लेगा, डिबेंचर वाला। डिबेंचर का पैसा कटने के बाद जो पैसा बचेगा उसी को बोलते हैं नेट अमाउंट। तो हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सर नेट एसेट्स रियलाइज का मतलब होता है कि सिक्योर्ड जो लायबिलिटी होते हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं,
उनका पैसा घट जाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी को बोलते हैं नेट एसेट्स। बोले हां, उसी को बोलते हैं नेट एसेट्स रियलाइज। ठीक बात। तो क्या ऐसा दो आइटम है, एक है डिबेंचर, दूसरा है बैंक लोन। डिबेंचर वालों को लैंड एंड बिल्डिंग देके रखे हैं सिक्योरिटी के रूप में, और बैंक लोन क्या देके रखे हुए हैं, इन्वेंट्री का सिक्योरिटी देके रखे हैं कि चिंता मत करिए तुम्हारा पैसा यहां से मिल जाएगा। तो इन दोनों का पैसा घटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसके ऊपर रेम्युनरेशन है 1% का। बोले ठीक, इसी के ऊपर और भी चर्चा करेंगे हम लोग। नंबर 2, द एसेट्स रियलाइज 10% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बोल रहा है लैंड और बिल्डिंग जो है वो बुक वैल्यू से 10% ऊपर बिकेगा। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग 2 और 8 10 लाख का है, 10% ऊपर मतलब 11 लाख में बिकेगा। 11 लाख में सबसे पहले कौन आएगा लेने, डिबेंचर। वो बोलेगा ला मेरा 5 लाख दे दो, तो हम बोल सकते हैं डिबेंचर फुल्ली सिक्योर्ड है, क्योंकि जिस चीज का सिक्योरिटी उसको मिला है वो तो 11 लाख में बिक रहा है, उसका पैसा सिर्फ 5 लाख है, वो तो ले ही लेगा। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट का भी पेमेंट इसी लैंड एंड बिल्डिंग से होता, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सिक्योर्ड होगा तो उसका इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड होगा। आगे बढ़ो, फिर लिखा है प्लांट 5% बिलो बुक वैल्यू। जो प्लांट है वो 5% सस्ता बिक जाएगा। तो प्लांट है 10 लाख का, वो 5% सस्ता बिकेगा, मतलब 9,50,000 में बिक जाएगा। तो सर 10 लाख का 5% माइनस कर लिए। उसके बाद लिखा हुआ इन्वेंट्री 5% ओवर बुक वैल्यू बिकेगा। जो इन्वेंट्री है वो 5% महंगा बिक जाएगा। तो 5 लाख का इन्वेंट्री है, 5% महंगा, कितना हो जाएगा, 5,25,000। फिर लिखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 50,000 का। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 50। तो हम बोले सर ट्रेड पेबल 3 लाख का था, उस ट्रेड पेबल में 50,000 प्रेफरेंशियल है, तो रिमेनिंग 2,50,000 क्या होगा, अदर देन प्रेफरेंशियल होगा। हम बोले हाँ, वो नॉट प्रेफरेंशियल 2.5 लाख है, प्रेफरेंशियल 50,000 है। और पॉइंट नंबर 4, प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंटेड टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ है, बट द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल ओनली एज टू कैपिटल। और बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर को बस कैपिटल तक ही प्रेफरेंशियल माना जाएगा। बोल रहा है प्रिपेयर कीजिए लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपको क्या बनाना है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये हम लोग का फॉर्मेट है, पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम लोग साथ साथ चालू करेंगे। लिखिए, चलो शुरू किया जाए। हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे कि सर हम लोग सबसे पहले रिसिप्ट साइड में लिखेंगे कितना पैसा अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम बोले चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले सर कैश लिखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने का है, 1 लाख। उसके बाद एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज में कौन कौन आएगा, बोले सर एक तो आएगा ट्रेड रिसीवेबल। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो ये हम लोग का एजम्पशन है, अजम्पशन। कुछ नहीं बताया है तो एजम्पशन ले रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। ये हम लोग मान के बना रहे हैं, बुक भी यही माना है। कितने का, 3 लाख। उसके अलावा प्लांट कितने का है, हम बोले सर प्लांट है 10 लाख का, लेकिन वो 5% सस्ता बिका है, तो 9,50,000। फिर क्या आएगा सर, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि 2 एसेट्स ऐसा है जिसको हम लोग सिक्योरिटी में देके रखें, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का वैल्यू देखिए तो कितना है, 10 लाख। उसमें कितना इंक्रीज बोला है, 10%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से कितना पैसा मिला होगा, 11, आउट ऑफ विच डिबेंचर वाला अपना पैसा ले गया, क्योंकि वो फुल्ली सिक्योर्ड है, 5 ही लाख तो है उसका। ध्यान से सुनिएगा, अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट भी यहीं घटता। इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सर 6 लाख रुपया। और भी कोई आइटम है, हम बोले इन्वेंट्री सर, वो भी आप गिरवी देके रखे हैं बैंक लोन को। इन्वेंट्री का अमाउंट कितना, 5 लाख।
कितना महंगा बिका है 5%, तो कितना आया 5,25,000 माइनस क्या, माइनस बैंक लोन कितने का है 2 लाख। अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट होता तो वो भी यहीं से घटता सर 3,25,000 जोड़ो तो सर 4,9,6,99,18 और 4,22,75,000। तो हम लोग के पास कितना पैसा अवेलेबल है 22,75,000 फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं सर पेमेंट में। किसको पेमेंट सबसे पहले होता है लीगल एक्सपेंस, कोई लीगल एक्सपेंस नहीं है। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, बोले आओ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, क्या बनाएंगे इस पे नोट 1। नोट 1 पढ़िए, ये तो एजम्पशन था, नोट 1 यहां लिखिए कि सर कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन किस पे देना है, क्वेश्चन पढ़िए, बोला है नेट एसेट्स रियलाइज्ड का। तो पहले तो यही जानना होगा कि नेट एसेट्स रियलाइज क्या होता है भाई। हम बोले सर नेट एसेट्स रियलाइज का मतलब होता है सिक्योर्ड अमाउंट एसेट्स से घटने के बाद। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर यही है नेट एसेट्स रियलाइज, बोले हाँ। तो सर 22,75,000 लिख दीजिए, हम बोले गलत। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रियलाइज्ड कराया गया है या ऑलरेडी वो शुरू से रियलाइज था ही, बस वो आ करके यहां पे मिल गया है पॉकेट में लिक्विडेटर को। तो जवाब क्या होगी सर लिक्विडेटर इसके लिए कोई मेहनत नहीं किया है, लिक्विडेटर बस इसके लिए मेहनत किया है। तो 22,75,000 में अगर हम 1 लाख को हटा दें तो सर नेट एसेट्स रियलाइज आएगा 21,75,000। एग्री कि हाँ सर ठीक है। दूसरा लैंग्वेज सुनिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखता 1% ऑफ नेट एसेट्स रियलाइज, ये ना लिख करके वो लिखता 1% ऑफ एसेट्स रियलाइज, तो हम बोलते सर नेट वर्ड अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो जानते हैं फिर रेम्यूनरेशन किस अमाउंट पे निकलता। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख लेते, प्लांट 950 लेते, लैंड एंड बिल्डिंग फिर हम 11 लाख लेते। अभी कितना ले रहे हैं 6 लाख, क्योंकि नेट बोला है लेने। अगर वो नेट वर्ड नहीं रहता तो हम बोलते सर फिर लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख पे लीजिए, इन्वेंट्री 5,25,000 पे लीजिए, फिर उसको जोड़िए और तब। सर कैश कब लेते, कैश हम लोग तब लेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा कि कैश को कंसिडर करो, या वो बोलेगा ऑन ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स पे रेम्यूनरेशन देना है, तब हम कैश को लेंगे, अदरवाइज कैश पे कोई रेम्यूनरेशन बनता नहीं है। तो सर ये हो गया इस पे बात। अब निकालिए रेम्यूनरेशन। कितना, हम बोले सर 1%, 21,75,000 का, दिस विल कम 21,750। बोले ओके। इसके बाद नंबर किसका आता था सर लिक्विडेशन का, कोई खर्चा हो, लिक्विडेशन कॉस्ट हो, हम बोले वैसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद नंबर आता था सर डिबेंचर होल्डर्स का, बोले भाई डिबेंचर वाला तो पैसा ले लिया, वो तो फुल्ली सिक्योर्ड है, वो क्यों लाइन में खड़ा होगा। डिबेंचर वाला लाइन में कब खड़ा होता है, जब सर उसको कोई सिक्योरिटी ना मिला हो, जब उससे फ्लोटिंग चार्ज अवेलेबल हो। हम बोले हाँ, हम लोग डिस्कस भी किए क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो सर यहां पर फ्लोटिंग डिबेंचर को पेमेंट करना नहीं है। उसके बाद कौन आएगा अनसिक्योर्ड, हम बोले चलो अनसिक्योर्ड लिखो। अनसिक्योर्ड कितने का, 2 तरह का, एक है प्रेफरेंशियल जो कि है 50, दूसरा कौन होगा अदर। ध्यान देना बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा है ट्रेड पेबल 3 लाख, उस 3 लाख में सर 50,000 क्या है प्रेफरेंशियल, तो अदर कितना होगा 2,50,000। तो सर 3 लाख रुपए पे कर दिए, वेरी गुड, 3 लाख का पेमेंट हो गया, ये भी पे। तो सर 22,75,000 में ये दोनों आराम से पे हो सकता है। इसके बाद नंबर किसका आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का।
सबसे पहले वो अपना कैपिटल मांगेगा जो कि है 10 लाख। क्या हम पे कर सकते हैं? बहुत पैसा, आराम से पे कर सकते हैं। और डिविडेंड भी है, पॉइंट नंबर 4 में पढ़िए, 1 लाख का प्रेफरेंस का डिविडेंड है। तो सर 11 लाख पे करिए। और जो पैसा बच जाएगा वो किसको मिलेगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना मिलेगा? बोले सर माइनस कीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर है। तो 22,75,000 में माइनस कीजिए 14,21,750। ये आएगा सर 8,53,250। 8,53,250। अभी खत्म नहीं हुआ है। इक्विटी वालों को यह भी बताना पड़ता है कि उसको हर एक पीस पे कितना मिला है। ये तो इन टोटलिटी ही मिला है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वहां पे इक्विटी शेयर्स है 20,000। तो ये जो 8,53,250 रुपीज आया है, ये कितने लोगों के लिए है? 20,000 लोगों के लिए। तो सर अगर ये 20,000 के लिए है तो आपको बताना पड़ता है एक आदमी को कितना मिलेगा। बोले आइए दूसरा, हमने सर अमाउंट अवेलेबल फॉर 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर 8,53,250। तो कितना होगा एक के लिए? अमाउंट अवेलेबल फॉर 1 इक्विटी शेयर होल्डर। एक को कितना मिलेगा? इतना बेसिक मैथ तो हम लोग को आता है कि सर अगर 20,000 को 8,53,250 रुपीज मिलेगा, एक का निकालना है तो 20,000 से डिवाइड कर दीजिए। आइए डिवाइड करें। तो सर 8,53,250 डिवाइडेड बाय 20,000, दिस विल कम 42.6625। हर एक आदमी को 42 रुपया 66 पैसा करके मिलने वाला है। तो सर ये आएगा 42.6625 पर शेयर। ये हर शेयर पे मिलने वाला है। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए कंपनी। क्या बनाना है? फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेटर, मतलब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। विच इज वॉलेंट्री वाइंड अप, जो कि स्वेच्छा से बंद कर रहा है। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है? 1,000। हर एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपया। तो 1,000 इंटू 100 मतलब 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है जो फुल्ली पेड है, मतलब प्रेफरेंस वालों से कोई भी पैसा नहीं मांग सकते हैं। फिर लिखा है 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। बोल रहा है 10 रुपया वाला 40,000 इक्विटी शेयर है, ये भी फुल्ली पेड है, तो आप इससे भी कुछ नहीं मांग सकते हैं। 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 8 रुपीज पेड अप। 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, जिसमें कितना पे किया गया है? 8 रुपया, मतलब कंपनी चाहे तो 2 रुपया मांग सकती है। एंड 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच ₹4 पेड अप। बोल रहा है 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर में भी तरह तरह क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकेंड इक्विटी शेयर। जो सेकेंड इक्विटी शेयर है वो कितने का है? बोल रहा है सर 5 रुपए का है, जिसमें 4 पेड अप है, तो सर 1 रुपया इससे ही मांग सकते हैं। बोले बिल्कुल। प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले पेमेंट किया जाता है। ये बात नहीं लिखता, तब भी हम लोग सीखें कि सर इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का पेमेंट होता है। फिर लिखा आगे, आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर ऑफ ₹2,74,900 क्रेडिटर ऑफ ₹10,900 वेयर प्रेफरेंशियल। टोटल क्रेडिटर है 2,74,900, उसमें से 10,900 प्रेफरेंशियल है एंड क्रेडिटर ऑफ 54,000 वेयर सिक्योर्ड। तो सर
2,74,900 में 10,900 प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल यहां पे होता है, और 54,000 का सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड, वो सर अपना पैसा लेके चला जाता, उसको मतलब नहीं है। तो बाकी बचा हुआ कौन होगा? बोले सर अगर 274,900 में 10,900 प्रेफरेंशियल है, 54,000 फुल्ली सिक्योर्ड है, तो जो बचा हुआ होगा वो कौन होगा? नॉन प्रेफरेंशियल, जिसको हम लोग अदर के नाम से बोलते हैं, ये अदर अनसिक्योर्ड है। एन अमाउंट ऑफ 3,74,000 वॉज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेच के कितना पैसा आया? 3,74,000। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट्स चार्ज फुल्ली विथ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। बोल रहा है ये 3,74,000 रुपीज तुमको मिला है, इसमें उस एसेट्स का पैसा भी जुड़ा हुआ है जो तुम सिक्योरिटी के रूप में दे के रखा था। तो एक बात सोचो, जो एसेट्स हम सिक्योरिटी में दे के रखे थे उसको बेच के भी पैसा हम अपने हाथ में ले आए हैं, कितना? 3,74,000। लेकिन जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है 54 का, सबसे पहले तो वो आ जाएगा, वो बोलेगा ला भाई मेरा पैसा दे दे, हम लाइन में खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़ा हो सकते? क्योंकि हमको सिक्योरिटी दिया था कंपनी कि भाई तुमको खड़ा नहीं होना, तुम ये एसेट्स रखो। तो हम बोले सर 374 के अंदर 54,000 तो आपको यहीं पे घटा देना चाहिए, क्योंकि वो 54 वाला आदमी यहां खड़ा नहीं होने आएगा, वो तो यहीं से काट के पैसा ले जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो सर नेट अगर बात किया जाएगा तो 374 में 54 घटा दीजिए, 3,20,000 ही लिक्विडेटर लाया है पैसा पेमेंट करने के लिए। हम बोले हां। अब आगे बढ़ो, फिर लिखा है लिक्विडेशन का खर्चा 12,000, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन 5% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड ब्रैकेट एक्सेप्ट बिलोंगिंग टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बोल रहा है? लिक्विडेटर को 5% जो एसेट्स रियलाइज हुआ है उसका देंगे, लेकिन जो फुल्ली सिक्योर्ड का एसेट्स रियलाइज हुआ है उस पे नहीं देंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 54,000 जो 3,74,000 रियलाइज हुआ है उसमें से क्वेश्चन मना कर दिया है, फुल्ली सिक्योर्ड वालों का एसेट्स जो था उस पे कुछ नहीं देंगे। तो 54,000 माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा सिर्फ उस पे देंगे, 54 के ऊपर कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा लिक्विडेटर को, मतलब वो नेट अमाउंट पे देना है। बोले हाँ नेट एसेट्स पे देना है। आगे बढ़ो, फिर लिखा है एंड 3% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ब्रैकेट एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बोल रहा है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा उसको जितना पे करेंगे उस पे भी 3% रेम्युनरेशन देंगे, बट कंडीशन जो प्रेफरेंशियल है उसको नहीं देंगे। तो 10,900 रुपए पे नहीं मिलेगा, बाकी पे मिल जाएगा। बोले ठीक है, आगे बढ़िए। लिक्विडेटर मेड ए कॉल ऑफ ₹1 ऑन सेकेंड इक्विटी शेयर। लिक्विडेटर जो है ₹1 कॉल किया है सेकेंड इक्विटी शेयर्स वालों से। तो सेकेंड इक्विटी शेयर कितने नंबर्स में है? 20,000। तो बोले सर 20,000 लोगों से ₹1 कंपनी मांगी है, एंड 1.5 पर शेयर ऑन फर्स्ट इक्विटी शेयर। और फर्स्ट इक्विटी शेयर वालों से जो 30,000 है, 30,000 है नंबर्स में, उस पे कितना मांगी है? 1.5। ऑल दीज अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1.5 पर शेयर ऑन 2,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर विच वेर फॉरफिटेड। बोल रहा है जितने लोगों से पैसा मांगे सेकेंड से और फर्स्ट से, उन लोगों ने पैसा दिया, लेकिन जो फर्स्ट इक्विटी शेयर्स हैं उनमें 2,000 लोगों ने पैसा नहीं भेजा और कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर ली। तो हम बोले सर 30,000 है फर्स्ट इक्विटी शेयर, तो 30,000 घर में कंपनी चिट्ठी भेजेगी, भाई ₹1.5 भेजो। कंपनी को लेने का अधिकार ₹2 है, क्योंकि फर्स्ट इक्विटी शेयर ₹8 पे किया था, तो कंपनी उससे कितना मांग सकती थी? ₹2। लेकिन कंपनी उससे ₹2 ना मांग के सिर्फ ₹1.5 का चिट्ठी भेजेगी, भाई तुम ₹1.5 भेज दो, काम हो जाएगा। उस जिन लोगों से 30,000 घर में जो चिट्ठी गया उसमें से 2,000 लोग मना कर दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं सर फर्स्ट इक्विटी वालों से सिर्फ 28,000 लोग ही पैसा भेजा होगा, जबकि सेकेंड वालों में सब भेजा होगा, क्योंकि सेकेंड वालों में कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन। तो इसका मतलब 20,000 लोगों से मांगे, पूरा 20,000 लोगों ने भेज दिया पैसा। लेकिन फर्स्ट वाले में 30,000 लोगों के घर चिट्ठी गया, उसमें से 2,000 लोगों ने पैसा नहीं भेजा, तो सर 28 का पैसा तो मिलेगा। बोले बिल्कुल, आगे बढ़ो। और जो लोग नहीं दिया उनका क्या हुआ? सर कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर ली,
और फॉरफिट करने का मतलब कि सर कंपनी उनका अगर यहां पे कुछ पैसा निकलेगा तो उन 2000 लोगों को नहीं दिया जाएगा। बोल रहा है बनाइए क्या होगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। हम बोले चलिए फॉर्मेट आपके सामने है, पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई कैश वैश नहीं है, तो हम बोले सर यहां सीधा लिखिए एसेट्स रियलाइज। कितना रियलाइज हुआ? हम बोले सर रियलाइज हुआ है 3,74,000, आउट ऑफ विच फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना पैसा काट लिया। कितना? 54। कितना आया? 3,20,000। क्या और भी कहीं से पैसा आएगा? हम बोले सर कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। दो तरह का, एक है फर्स्ट इक्विटी शेयर। कितने लोगों ने पैसा भेजा? 28,000। जबकि है कितने लोग? हैं तो सर 30,000, लेकिन 2,000 लोगों ने दिया नहीं, तो हम बोले सर ये पैसा आएगा, यहां लिख दीजिए कितना आएगा, ये 42। इसके अलावा सर सेकेंड इक्विटी शेयर भी है। उनसे कंपनी ने 1 रुपया करके मांगा। कितने लोग हैं? 20,000 लोग हैं सर, हर एक से 1 रुपया करके मिला। सर आपको कैसे मालूम मिला? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग यही मानते कि मिल ही गया है। नहीं मिला होता तो इसके लिए बताया था, वैसे इसके लिए बताता। तो सर 20,000 जो सेकेंड इक्विटी शेयर उनमें सब लोगों ने पैसा दिया। क्या और कहीं से पैसा आएगा? नहीं। तो सर पैसा जमा हो गया, जोड़िए और बताइए। तो सर ये हो जाएगा 3,82,000। हम बोले ओके 3,82,000, ये तो हो गया। पेमेंट करने का बारी, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, इसके लिए तो बनेगा नोट। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, इस पे बनेगा नोट। तो पहला नोट कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। क्या बोला है क्वेश्चन, वो पढ़िए। बोला है 5% ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रियलाइज्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड। यहां पे बोला है 5% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, दिस इज एसेट्स रियलाइज्ड। और क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली बोला भी है कि जो फुल्ली सिक्योर्ड का रियलाइज होके पैसा आया था उस पे नहीं देना है। तो 3,74,000 में तो फुल्ली सिक्योर्ड का पैसा जुड़ा हुआ था, तभी तो माइनस किए हैं। तो हमने सर माइनस करने के बाद जो बचा है, जो नेट एसेट्स है, उस पे देना है। बोले ओके 5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। तो सर 5% ऑफ 3,20,000 कितना आएगा? 16,000। ओके सर एक और देना है। बोले कौन सा? 3% ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन सा? अदर देन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल पे नहीं देना है। ठीक, इस पे तो टाइम लगेगा सर, ये दोनों निकल जाएगा, जोड़ के पैसा आ जाएगा। बोले ठीक। इसके बाद पेमेंट किसको करते हैं? सर लिक्विडेशन का खर्चा है 12,000। लिक्विडेशन का खर्चा 12,000। इसके बाद फिर आता है सर डिबेंचर होल्डर। क्या डिबेंचर होल्डर है इस क्वेश्चन में? नहीं, डिबेंचर होल्डर तो नहीं है। उसके बाद आ जाएगा अनसिक्योर्ड।
सर क्या हम प्रेजेंटेशन वाइज यहां डिबेंचर होल्डर लिख सकते हैं? आप लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि है ही नहीं तो इसलिए हम प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो सर अनसिक्योर्ड में सबसे पहले आएगा प्रेफरेंशियल, जो कितने का है 10,900, और बाकी बचेगा अदर। तो हम बोले सर अदर के बारे में बताइएगा। हम बोले आओ, टोटल अगर आप देखें तो टोटल क्रेडिटर बताया था, टोटल क्रेडिटर जो था सर 2,74,900। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, टोटल क्रेडिटर का मतलब क्या? हम बोले सर क्रेडिटर मेनली 3 तरह का, डिवाइड कर लीजिए। एक कौन होता है? एक होता है फुल्ली सिक्योर्ड, जो क्वेश्चन बोला है 54। दूसरा कौन होता है? प्रेफरेंशियल। और तीसरा कौन होगा? बोले अदर। हालांकि आप इसको 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक फुल्ली भी हो गया, उसी के अंदर आप बोल सकते सर एक पार्टली भी तो होगा। हम बोले हां ये भी हो गया पार्टली सिक्योर्ड। हम बोले बिल्कुल। ध्यान से सोचिएगा, क्वेश्चन में इसके बारे में तो कोई बात किया ही नहीं है। इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। बोल रहा है टोटल है इतना, उसमें से 2 का पैसा बता दिया, तो क्या हम ये निकाल नहीं सकते? बिल्कुल। तो क्या करेंगे? मैं सर इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये अपने आप निकल जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? इसको मिटा रहे हैं। ये तो बस समझाने के पॉइंट से यहां बना दिए थे कि सर 4 तरह का क्रेडिटर होता है, पार्टली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल और अदर। तो सर इसमें से माइनस कर दीजिए फुल्ली सिक्योर्ड, कितना 54, माइनस कर दीजिए प्रेफरेंशियल, वो कितना है 10,900, तो निकल गया अदर। तो 274,900 में 900 तो गया, 64 भी गया, फिर 2,10,000। क्या पे कर सकते हैं? बोले हां बहुत पैसा है, आराम से पे कर सकते हैं, 229,900। अब आ जाते हैं रेम्यूनरेशन में। 3% किसका? अदर का। अदर कितना आया? 2,10,000। तो सर ये आ जाएगा 6,300, जोड़ लीजिए 22,300। यही बोला था क्वेश्चन, ये काम भी कर लिए। अब आगे बढ़िए। इसके बाद नंबर किसका आएगा? सर इसके बाद नंबर आएगा प्रेफरेंस वालों का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 3,82,000 रुपीज का कलेक्शन हुआ है, उसमें से अभी तक इतना पैसा बच गया है। सबसे पहले क्या पे करेंगे? कैपिटल। प्रेफरेंस वालों का कैपिटल कितना है ये बताओ। सर कैपिटल है 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच, तो सर 1,00,000 रुपया फुल्ली पेड है। क्या 1,00,000 रुपया अवेलेबल है? हम बोले हाँ सर बहुत अवेलेबल है। अगर आप इसको जोड़िएगा तब भी ये 2,50,000 के आसपास ही हो रहा है, 1,00,000 से ज्यादा ही अवेलेबल है। तो सर कैपिटल दे दीजिए। कोई डिविडेंड है नहीं प्रेफरेंस का, तो डिविडेंड का बात ही नहीं बचा। फाइनली जो बच गया वो किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। आइए निकाले बैलेंसिंग फिगर, कितना बच गया इक्विटी वालों के लिए। 3,82,000 माइनस 22,300 माइनस 12,000 माइनस 2,29,900 माइनस 1,00,000, 26,800 रुपीज बचा। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लिखिए हालांकि ये जो आंसर बुक दिया है ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो हम बोले इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहां पे इक्विटी शेयर 3 तरह का है। एक है 40,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, दूसरा है 30,000 इक्विटी शेयर 8 रुपीज पेड, और तीसरा है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच 4 रुपीज पेड। तो जो 20,000 है उससे 1 रुपया ले लिए, वो भी फुल्ली पेड हो गया,
और जो 30,000 है उसमें से 2,000 तो फॉरफिट हो गया, बचा कितना 28,000। उस 28,000 में से हम 1.5 रुपया करके लिए हैं, 50 पैसा और ले सकते हैं। तो हम बोले सर ये 26,800 रुपए जब बांटने जाएंगे तब उसमें से ऐसा हो जाएगा कि जो 1.5 रुपया जिससे लिए, मतलब 50 पैसा जिससे और लेना है, उसका पैसा कम पड़ जाएगा, उससे और लेना पड़ेगा आपको। तो ये चीज क्योंकि, और हम लोग उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग का जो चेकर होगा वो सीधा आंसर से देके चेक करेगा, क्योंकि अभी तक इस रेक्टिफिकेशन को ठीक ही नहीं किया गया। ये जो एरर हुआ है इसको रेक्टिफाई अभी तक बुक नहीं किया है। हम एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए बनाएंगे, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन है ऐसा, उसमें हम आपको सिखा देंगे कि एक्चुअल में जब बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, हर एक आदमी के हाथ में कितना पैसा आएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये एक क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ये 26,800 रुपया गलत है क्योंकि सर 3 आदमी को जब बांटना होगा तो तीनों का वैल्यू अलग अलग है, बांटने के समय गलती हो जाएगा। आइए फिलहाल आप इसको लिखिए, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू ए लिमिटेड कंपनी विच हैज गॉन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो सर एक कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन पे चला गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अलाउइंग फॉर हिज रेम्युनरेशन 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है, 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज। ये नहीं लिखा है एसेट्स रियलाइज, लिखा है अमाउंट रियलाइज। मतलब एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा वो भी, और अगर हम शेयर होल्डर से कॉल किए होंगे तो वो भी अमाउंट रियलाइज है, उस पे भी। बोले ठीक। एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल। बोल रहा है जो अनसिक्योर्ड को पे करेंगे अदर देन प्रेफरेंशियल, मतलब प्रेफरेंशियल के ऊपर रेम्युनरेशन नहीं देना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 10,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 32,000, डिबेंचर है 10,000 का। फॉलोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट एंड मशीन 18,650, फिक्सचर एंड फिटिंग 1,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो सर ये सिंपल क्वेश्चन है, शुरू कीजिए। पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज, कि कौन कौन सा एसेट्स कितने कितने में बिका। कोई कैश वैश तो है नहीं, सीधा सीधा है लैंड एंड बिल्डिंग। कितने में बिका लैंड एंड बिल्डिंग, 20,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीन 18,650। उसके बाद है फिक्सचर एंड फिटिंग 1,000। और कुछ नहीं। तो जोड़ लीजिए 39,650। ये है टोटल कलेक्शन जो हुआ है। उसके बाद पेमेंट साइड में सर सबसे पहले क्या आएगा, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, इस पे क्या बन जाएगा, नोट 1। उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1,000। सर कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन पढ़िए क्या क्या देना है। बोला है 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, तो बोले सर रियलाइज तो 39,650 हुआ है, तो 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, अमाउंट कितना रियलाइज हुआ है 39,650। आइए 2% निकाले, कितना आएगा 793। और बोला है 2% ऑन
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल पे नहीं देना है। और बस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो निकालना पड़ेगा, अभी देखना होगा। इसके बाद सर आएगा नंबर किसका, डिबेंचर होल्डर्स का। डिबेंचर कितने का है पढ़िए, डिबेंचर है 10,000, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सर डिबेंचर होल्डर उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितने का है 10,000, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आएगा अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर। सबसे पहले प्रेफरेंशियल कितना गिवन है 10,000, टोटल अमाउंट है हम लोग के पास 39,650। हम बोले सर बाकी किसको मिलेगा, अदर को, लेकिन मेरे पास अदर को देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 32, आउट ऑफ 32 10,000 तो प्रेफरेंशियल है, तो बाकी का 22 क्या होगा, अदर। लेकिन मेरे पास 22 अवेलेबल नहीं है। क्यों, 39,000 में 10,000, 10,000 और 1,000, 21,000 यहां पे हो चुका है और 793 यहां पे हो चुका है। हम लोग जब लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकालना सिखाए थे तो इस तरह का एग्जाम्पल भी लिए थे, और इससे पहले हमारे पास क्वेश्चंस भी था जहां पे हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं कि सर अगर अमाउंट कम पड़ जाए तब कैसे निकालते थे। तब हम बोलते सर जितना अमाउंट देना है वो तो अवेलेबल है नहीं, तब हम लोग सर 2 डिवाइड किससे करते थे, 102। वाई 102, क्योंकि सर जो अमाउंट अगर आप इसमें से इन सबको माइनस कर भी दीजिएगा तो जो अमाउंट बचेगा वो अकेले आप इसको थोड़ी पे कर सकते हैं, उसमें ये भी तो देना होगा। तो 2 लोगों का पैसा बाकी है, एक अदर अनसिक्योर्ड का और एक लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, इसीलिए सर 2 डिवाइडेड बाय 102। कितना पैसा मेरे पास कलेक्ट हुआ था, 39,650। सबसे पहले इसमें क्या पेमेंट कर दिए हम, 2% का रेमुनरेशन एसेट्स के ऊपर। फिर क्या पे किए, 1,000 रुपया का लिक्विडेशन का खर्चा। फिर क्या पे किए, 10,000 रुपीज का डिबेंचर। फिर क्या पे किए, 10,000 रुपीज का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि प्रेफरेंशियल के ऊपर कोई भी रेमुनरेशन नहीं देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो बताइए। हम बोले आओ सॉल्व करें। 39,650 माइनस 793 माइनस 1,000 माइनस 20,000, ये आएगा सर 17,857। और इस पे कितना रेमुनरेशन है, 2/102। 2% क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हम पे करेंगे उसका 2% है। क्या ये जो बचा हुआ पैसा ये सारा पे कर देंगे? अगर आप बोलिएगा हां सर ये सारा पे कर देंगे, तो अगर मेरे पास इतना ही पैसा बचा है, अगर हम सारा का सारा इसको दे देंगे तो फिर इसका रेमुनरेशन कहां से लाएंगे? तो इसका मतलब ही हुआ कि सर जो अमाउंट है वो बचा हुआ अमाउंट अदर और रेमुनरेशन दोनों के लिए है, इसीलिए तो 2/102 लेना पड़ रहा है आपको। बोले हां, तो चलिए निकाला जाए, कितना आएगा बताइए। तो सर 17,857 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 2, दिस विल कम अप्रॉक्स 350 रुपीज। कि सर ये अप्रॉक्स में कितना आएगा, 350.13 आ रहा है, तो सर 10 पैसा अधिक आ रहा है, छोड़ दीजिए, जोड़िए इसको, प्लस 793, दिस विल कम 1143। अब जो पैसा बचेगा वो आप अदर को पे कर दीजिए, बात खत्म। तो सर ये आएगा 17,000, और आपको रीचेक करना है कि सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन बोला था जितना अदर को पे होगा उसका 2%, इसका 2% निकालिए, यही आएगा। तो बोले हाँ सर ये 2% अगर निकालते हैं तो यही आता है 350 रुपीज। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। पैसा खत्म हो गया है, और जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन वहीं तक रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
अनसिक्योर्ड को तो पूरा पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या आप प्रेफरेंस को और इक्विटी को पेमेंट कीजिएगा? लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें। लिखा है ऑन 31 मार्च 2014 सीएम प्रोडक्ट्स लिमिटेड went into voluntary liquidation and the assets and liabilities according to the books were 31 मार्च 2014 को एक कंपनी है सीएम प्रोडक्ट लिमिटेड जो कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन पे चली गई। कब गई है? 31 मार्च को, डेट ध्यान में रखिएगा। उसका एसेट्स लाइबिलिटीज कुछ इस तरह से है। क्रेडिटर्स इनकम टैक्स ड्यू 1200, रेट्स 450, क्रेडिटर 7850। ये जो इनकम टैक्स और रेट्स है ये गवर्नमेंट का ड्यूज है। गवर्नमेंट अपने पेमेंट को हमेशा कहां रखती है? प्रेफरेंशियल में। तो ये जो इनकम टैक्स और रेट है ये चला जाएगा प्रेफरेंशियल में, और जो क्रेडिटर है सर वो अदर में चला जाएगा। फिर लिखा है 20,000 5% डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का है? 20,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी कब पे करती है? 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। बोले ठीक है। कंपनी बंद कब हुई थी? 31 मार्च को। बोले सर जनवरी और जुलाई में इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट कब पे करते हैं? जनवरी में और जुलाई में। कंपनी कब बंद हुई है? 31 मार्च। एक बात बताइए, अगर हम यहां पे इंटरेस्ट पे करते हैं और हम यहां पे बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर इस दिन अगर हम बंद किए होंगे तो पक्का बात है ये इंटरेस्ट तो हम पे कर चुके होंगे। हम बोले हाँ। और यहां बंद कर दिए तो ये डेट तो अब आएगा ही नहीं। हम बोले हाँ, यहां अगर हम बंद कर दिए तो ये डेट क्यों आएगा? तो हम बोले सर क्योंकि आप यहां पे बंद कर दिए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी दिन सबका पेमेंट भी हो रहा है, तो सर हम लोगों को फिर यहां से यहां तक 3 मंथ का इंटरेस्ट, क्या हमको 3 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जी। सर मान लीजिए पेमेंट हम किसी और दिन करते तो फिर जिस दिन पेमेंट करते उस दिन तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता डिबेंचर वालों को। इस क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च को ही लिक्विडेट हो गया है और पेमेंट का कोई डेट नहीं बताया, तो हम लोग क्या मानेंगे कि सर पेमेंट भी 31 मार्च को ही हो गया होगा। अदरवाइज अगर डेट बताता तो जिस दिन पेमेंट करते उस दिन तक का इंटरेस्ट हमको देना पड़ता। ठीक बात। तो सर इस क्वेश्चन में आपको डिबेंचर वालों को 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई तो आएगा नहीं। जब यहां बिजनेस बंद किए तो यहां तक का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। बोले ओके, आगे बढ़ो। इन्वेंट्री है 20,500 का, ट्रेड रिसीवेबल है 32,000 का और कैश एट बैंक है 9,400 का। कैश एट बैंक क्या होता है? सर ये तो बैठे बैठाए मिल जाता है। फिर लिखा इन्वेंट्री रियलाइज 18,000, ट्रेड रिसीवेबल 30,000। ठीक है। द लिक्विडेशन कॉस्ट वेयर 1,200 एंड लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वेयर वाज एग्रीड 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड। क्या बोल रहा है? लिक्विडेटर को 2.5% का रेम्युनरेशन दिया जाएगा। किस चीज का? एसेट्स रियलाइज की अमाउंट रियलाइज? अमाउंट रियलाइज। एसेट्स रियलाइज और अमाउंट रियलाइज में डिफरेंस है दोस्त। एसेट्स रियलाइज पे अगर रेम्युनरेशन होगा तो लिक्विडेटर जो एसेट्स बेच के पैसा लाएगा उस पे मिलेगा, लेकिन अगर अमाउंट रियलाइज लिखा रहेगा तो अमाउंट रियलाइज के अंदर जो एसेट्स बेच के पैसा आया है वो और जो शेयर होल्डर से कॉल करके पैसा आएगा वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर दोनों पे क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन मिलेगा। सिर्फ एसेट्स रियलाइज लिखा रहे उसका मतलब सिर्फ एसेट्स पे पैसा मिलना है, लेकिन अमाउंट रियलाइज लिखा रहे तो फिर एसेट्स पे भी मिलना है और जो शेयर होल्डर से कॉल करके पैसा आएगा उस पे भी मिलना है। बोले ओके। प्लस फिक्स्ड सम ऑफ 1,000 बोल रहा है इसके अलावा 1,000 रुपया अपने तरफ से और कंपनी देगी। तो 1,000 का फिक्स्ड है। एसेट्स और जो अमाउंट रियलाइज से 2.5% निकलेगा वो, और जो प्लस फिक्स है 1,000 वो 1,000 तो मिलना ही मिलना, तो सब दोनों जोड़ के रेम्युनरेशन निकलेगा। बोले ओके, आगे बढ़ो। 1,005% cumulative preference share of ₹10 each fully paid up having a preference as to capital and dividend. The dividend was for 2 years in arrear. बोल रहा है 1,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपया वाला, तो 1,000 इंटू 10 10,000 रुपया, तो 10,000 का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और इसके ऊपर 2 साल का डिविडेंड का बकाया है।
तो सर डिविडेंड भी देना पड़ेगा और 10,000 का कैपिटल भी देना पड़ेगा। बोले ठीक है दे देंगे। फिर लिखा है 2006% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड हैविंग ए प्रेफरेंस एज टू कैपिटल। बोल रहा है इसके अलावा 2000 नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ₹10 वाला, तो सर 2000 इंटू 10 20,000 का एक और प्रेफरेंस शेयर है जो नॉन क्यूमुलेटिव है। फिर लिखा है 3000 इक्विटी शेयर है ₹10 वाला जिसमें पेमेंट हुआ है 7.5, तो कंपनी के पास राइट है कि कंपनी अपने इक्विटी वालों से 2.5 करके कॉल कर सके। अज्यूमिंग दैट नेसेसरी कॉल हैव बीन मेड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड रिलेटेड अमाउंट हैव बीन रिसीव। बोल रहा है ये मानिए कि लिक्विडेटर जो है इक्विटी वालों से नेसेसरी अमाउंट मांगा है, मतलब ₹2.5 मांगा है और उसको वो पैसा मिल भी गया है। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलिए शुरू करें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे? सर कैश एट बैंक लिखिए। इस क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है। क्या ये पैसा लिक्विडेटर रियलाइज करता है या उसको बैठे बैठाए मिल जाता है? सर ये तो बैठे बैठाए मिला है उसको। तो क्वेश्चन बोला था कि कमीशन जो देना है वो रियलाइज पे देना है, तो इस पे तो नहीं देंगे। कितना है ये? 9400। आगे बढ़ो, एसेट्स रियलाइज। इन्वेंट्री और दूसरा आइटम है सर ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में टीआर लिख दे रहे हैं। इन्वेंट्री कितना रियलाइज हुआ? 18, ट्रेड रिसीवेबल 30, और कहीं से पैसा आएगा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कितना कॉल करेंगे? सर 3000 इक्विटी शेयर होल्डर है, हर किसी से ₹2.5 मांगना है। कितना आ जाएगा? 7500। जोड़िए कितना पैसा कलेक्ट हो चुका है लिक्विडेटर को। तो सर पहला है 9400, उसके बाद है 48,000 और फिर है 7500। ये आ जाएगा सर 64,900। आओ पेमेंट करना है। याद रखिएगा इतना ही पैसा अवेलेबल है, मतलब इससे अधिक का पेमेंट तो हो नहीं सकता है। सबसे पहले किसको पे करेंगे? सबसे पहले सर लीगल खर्चा, वो नहीं है तो सर फिर आ जाइए वही लिक्विडेटर के पास। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, जिसके ऊपर क्या बनेगा? नोट 1। तो आओ नोट 1 में सबसे पहले नोट 1 में क्या लिखेंगे? मैं सर फिक्स्ड अमाउंट, जो क्वेश्चन बोला है ₹1000 फिक्स्ड है, ये तो मिलना ही मिलना है। और दूसरा आइटम क्या मिलना है? सर 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, 2.5% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज नहीं बोला है, तो हम बोले सर अमाउंट रियलाइज निकालिए। क्या कैश एट बैंक रियलाइज हुआ है? नहीं, वो पहले से अवेलेबल था। तो सर रियलाइज ये तीनों अमाउंट है, यही है अमाउंट रियलाइज। तो 18 प्लस 30 प्लस 7,500, ये है रियलाइज। इसका निकालेंगे 2.5%। तो सर 48,000 प्लस 7,500 इंटू 2.5%, दिस विल कम 1387.5। 1387.5। तो अगर आप चाहें तो इसको ये भी कर लें, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, यहां पे लिखेंगे 1387.5, टोटल 2387.5। तो सर यहां लिखिए 2 जोड़ के, रेमुनेशन निकल गया। और बताओ सर लिक्विडेशन का खर्चा है, लिक्विडेशन एक्सपेंस 1200, या लिक्विडेशन का कॉस्ट जिसको बोलते हैं, लिक्विडेशन कॉस्ट कितने का? 1200। इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद सर आएगा डिबेंचर होल्डर्स, उनका प्रिंसिपल अमाउंट
कितना प्रिंसिपल है? 20,000। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट देंगे सर? 3 मंथ का। तो निकालो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप निकालेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का रेट तो बताया नहीं है क्वेश्चन। हम बोले डिबेंचर के बगल में 5% चिपका हुआ है। हम लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस और डिबेंचर के बगल में जो परसेंटेज लगा हुआ रहता है वो उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड बताता है। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, और डिबेंचर वालों का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का रेट है 5%। कितने महीने का? 3 मंथ का। क्यों 3 मंथ का? क्योंकि सर बिजनेस बंद हुआ है 31 मार्च को और कुछ नहीं बताया है, तो हम यही मानेंगे कि जिस दिन बिजनेस बंद हुआ है उसी दिन पेमेंट हो गया सबको का। तो 1 जनवरी को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, फिर 31 मार्च को वापस कर दिए पैसा। तो 3 महीने का डिले हुआ है, 3 महीने का पैसा देना पड़ेगा। सर मान लीजिए डिबेंचर वालों को अप्रैल में पेमेंट होता तो फिर 4 महीने का पेमेंट करना पड़ता आपको। बोले ठीक है, निकालिए। ये आ गया 4 और ये भी कट ही जाएगा। तो सर ये तो 250 रुपये आएगा। जो आएगा वो लिख दीजिए 250। इसके बाद अनसिक्योर्ड, एक तो प्रेफरेंशियल, दूसरा अदर। तो प्रेफरेंशियल में कौन आएगा? हम इसको मिटा दें। एक तो है इनकम टैक्स, दूसरा है रेट्स। इनकम टैक्स कितने का है? 1200। कितना आया? जोड़िए, कितना आ जाएगा? 1650। लिखिए 1650। और अदर्स में कौन आएगा? बस जो क्रेडिटर है सर 7850। तो 0059 9500। इतना पैसा है? हाँ बिल्कुल है, आप पे कर सकते हैं। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कौन कौन आएगा? एक तो सर 2 तरह का प्रेफरेंस है इस बार, एक है क्यूमुलेटिव, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, इसमें कैपिटल कितना है? तो सर क्यूमुलेटिव वाला है 1000 नंबर्स में हर एक 10 रुपया का, तो 10,000। और क्या देना पड़ेगा उसको? डिविडेंड। तो सर डिविडेंड निकालिए प्रेफरेंस वालों का। 4th डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो सर 10,000 का है। कितना रेट है ये पढ़िए। रेट है डिविडेंड का क्यूमुलेटिव का 5%। तो सर 5%, ये तो 1 साल का निकला। क्वेश्चन में बोला है 2 साल का बाकी है, तो सर 1 साल के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 2 साल का निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 1000 रुपया। तो 1000 रुपया। क्या प्रेफरेंस एक और भी है? हां, एक है नॉन क्यूमुलेटिव। उसमें सिर्फ कैपिटल देना है, उसमें कोई डिविडेंड देने का बात नहीं बोला है क्वेश्चन। तो वो कितना है? 2000 ऑफ ₹10 ईच, 20,000। बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को। चलिए निकाला जाए कितना आया बाकी बैलेंस। तो 64,900 माइनस 2387.5, 1200, 2250, 9,500, 31,000। बैलेंस बचेगा 562.5।
और अगर आपको एक जन का निकालना है तो हम बोले सर ये तो 3000 लोगों के लिए है, एक का निकालना है तो किससे डिवाइड कर दीजिए, 3000 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम बोले सर अगर आपको एक आदमी का निकालना है तो किससे डिवाइड कर दीजिए, 3000 से। तो आपका हर एक आदमी के लिए पैसा आ जाएगा। हर एक को मिलने वाला कितना है, 0.1875। सर हर एक आदमी को सिर्फ 18 पैसा मिलने वाला है इस लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है फन्नी फैशन लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2014। तो फन्नी फैशन लिमिटेड कब बंद हो रहा है, 1 जनवरी 2014 को। हो सकता है आपका डेट कुछ अलग हो, 2014 या 2019 हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेम्युनरेशन 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लिक्विडेटर को बोला गया है कि जो तुम एसेट्स बेच के पैसा लाएगा उस पर 3% तुमको कमीशन दिया जाएगा, एंड 2% ऑन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, और जो शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा उसके ऊपर 2%। द लिक्विडेटर सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर जो है वो अपना सारा का सारा एसेट्स कंपनी का बेच दिया। ऑन 1 जनवरी 2014 कंपनी पोजीशन वाज एज अंडर, कंपनी का पोजीशन बता रहा है। कैश रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट 7 लाख, एसेट बेच के 7 लाख आया। लिक्विडेटर का एक्सपेंस है 12,600। ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ 8400। तो सर ट्रेड पेबल है 95,200 का, उसमें 8400 का सैलरी है, वो क्या है, प्रेफरेंशियल। फिर लिखा है 7,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹30 ईच, 2,10,000 ब्रैकेट में लिखा है ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर, 1 साल का डिविडेंड बाकी है तो पेमेंट करना पड़ेगा। 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 9 रुपीज पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप 1,26,000। और फिर है जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो सर ये कहीं नहीं आता है क्योंकि ये कोई एसेट्स लाइबिलिटीज थोड़ी है जो रियलाइज करना या पेमेंट करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है, सुनिएगा। अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर रीपेइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी का जो आर्टिकल है, जो रूल बुक है, उस पर यह लिखा है कि अगर कंपनी बंद होता है तो इक्विटी वालों को उनका कैपिटल लौटाने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा अगर बच गया तो उस पैसे को 1/3 प्रेफरेंस को दे देंगे और बाकी जो बचेगा वो इक्विटी ले जाएगा। अभी तक क्या होता था कि सर प्रेफरेंस को पे करने के बाद जो भी पैसा बचता था वो सीधा सीधा इक्विटी को मिलता था। हम बोले हां ऐसा ही होता है, क्योंकि इक्विटी वाले मालिक होते हैं बिजनेस का, तो बिजनेस बंद करने के समय जो नुकसान होगा वो भी इक्विटी बियर करता है और अगर फायदा होगा वो भी इक्विटी बियर करता है। लेकिन इस कंपनी का कुछ अपना ही रूल है, ये अपने हिसाब से डिजाइन किया। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रेफरेंस वालों को भी पैसा देंगे। कितना देंगे, बोला है पहले सबका पेमेंट कर दो, इक्विटी जितना कैपिटल दिया है इक्विटी को पे कर दो, उसके बाद अगर इक्विटी को पे करने के बाद पैसा बच जाएगा तब उस बचे हुए पैसे में 1/3 किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। तो अगर 1/3 प्रेफरेंस को मिलेगा तो सर 2/3 किसको मिलेगा, उस बचे हुए पैसे का 1/3 प्रेफरेंस, 2/3 इक्विटी, क्योंकि इक्विटी तो अल्टीमेट मालिक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नया स्पेशल कंडीशन डाला है। तो क्या क्वेश्चन कोई भी स्पेशल बात लिख सकता है, बोले हां क्वेश्चन अगर कुछ स्पेशल बात लिखेगा तो फिर क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा उस तरह से काम करना होगा आपको। समझते हैं मेरा बात आप? तो चलिए बनाना वही है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम लोग साथ साथ काम करेंगे। लिखिए, चलो सबसे पहले क्या लिखे सर, वही एसेट्स रियलाइज्ड, कितना पैसा आया 7 लाख। बस एक ही बार रियलाइज होके पैसा आ गया है, तो इसमें सर रिसिप्ट का साइड तो बहुत अच्छा है, एक ही बार का काम था और कोई काम है नहीं। तो लिक्विडेटर के पास 7 लाख रुपीज हाथ में है, वो बांटना चाहता है। बताओ सबसे पहले किसको बांटेगा, बोले सर लीगल एक्सपेंस, वो तो है ही नहीं। तो सर वो नहीं है तो फिर सीधा चलिए लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन देने। इसके लिए क्या बनेगा, नोट 1। आइए नोट 1 बनाए। क्या बोला है, 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड,
एसेट्स कितना रियलाइज हुआ है 7,21,000। दूसरा बोला है 2% ऑफ शेयर होल्डर, अमाउंट टू शेयर होल्डर। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेम्यूनरेशन। हम बोले सर इस पे तो बाद में चर्चा होगा। उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,600। लिक्विडेशन का एक्सपेंस। उसके बाद किसका नंबर, डिबेंचर वालों का। सर डिबेंचर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ठीक है, अनसिक्योर्ड वालों का। अनसिक्योर्ड सबसे पहले प्रेफरेंशियल। क्या कोई प्रेफरेंशियल है, हम बोले सर सैलरी। कितना 80,400। तो बाकी क्या होगा, अदर 95,200 रुपीज का ट्रेड पेबल था। अगर उसमें से 8400 प्रेफरेंशियल है तो बाकी बचा हुआ 86,800 क्या होगा, अदर्स। इसके बाद नंबर किसका आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। सबसे पहले क्या देना है, कैपिटल। फिर बोला है 1 साल का डिविडेंड भी देना है, तो डिविडेंड भी देंगे 1 साल का। और फिर बोला है अगर सरप्लस बचा तो उस सरप्लस में 1/3 भी देना होगा। जब प्रेफरेंस का पेमेंट हो जाएगा तो फिर किसको पेमेंट करना होगा, इक्विटी को। इसको क्या मिलेगा, एक तो कैपिटल का पैसा, दूसरा सरप्लस इसको भी मिलेगा। अब निकाल सकते हैं अमाउंट टू शेयर होल्डर। ध्यान देना, हम लोगों के पास कितना पैसा था, हम बोले 7 लाख। उसमें से सबसे पहले कौन ले लिया पैसा, 21,000 लिक्विडेटर अपना एसेट्स पे ले लिया। फिर हम बोले सर ये भी देना है लेकिन अभी निकला नहीं है, 12,600 का एक्सपेंस और 95,200। 7 लाख में इन तीनों का पेमेंट करते ही किसका नंबर स्टार्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर का। बोले बिल्कुल। तो बताओ इन तीनों को पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बचा, 7 लाख माइनस 21,000 माइनस 12,600 माइनस 95,200। अमाउंट बचा है सर 5,71,200। आराम से सोचना, ये जो पैसा बचा है क्या ये सारा का सारा पैसा इन दोनों को बटेगा, हां या ना। अगर आप बोले हां कि सर ये सारा का सारा पैसा इन दोनों को बटेगा, तो हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं दोस्त, अगर ये सारा पैसा इनको दे दोगे तो फिर इसका पैसा कहां से आएगा। इसका मतलब हुआ सर ये जो पैसा है वो शेयर होल्डर का और इनका, 2 लोगों का पैसा है। तो सर फिर आपको 2/102 लेना चाहिए। बताओ कितना आएगा, दिस विल कम 11,200। जोड़ लो 32,200 निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे कि सर प्रेफरेंस का कैपिटल दीजिए, 2,10,000। 1 साल का डिविडेंड, डिविडेंड का रेट कितना चल रहा है 6%। तो सर 2,10,000 का 6% 12,600। सरप्लस अभी निकाले नहीं है। इक्विटी का आराम से कैपिटल दे सकते हैं 1,26,000। अब चाहिए सरप्लस, तो हमने सर दूसरा काम कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस। कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है इन सबको देने के बाद, इन सबका पैसा लौटा चुके हैं, वही चेक करना है। तो हम बोले सर टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल था, टोटल अमाउंट तो अवेलेबल था 7 लाख। उसमें से क्या क्या दे दिए, एक तो हम लोग दे दिए लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन जो था 32,200, है ना।
फिर क्या दे दिए, लिक्विडेशन का खर्चा 12,600, और बताओ क्या दे दिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है 95,200, और क्या दे दिए, प्रेफरेंस वालों को पैसा दे दिए सर उनके डिविडेंड के साथ, तो सर 2,22,600 है ना, दोनों जोड़ के उतना ही पैसा हो रहा है। सर इक्विटी को भी पैसा दे चुके हैं आप, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 1,26,000, 7 लाख में इन सबको पैसा देने के बाद भी क्या हो गया, पैसा बच गया, सरप्लस। इसी सरप्लस का 1/3 प्रेफरेंस ले लेगा और 2/3 किसको मिल जाएगा, इक्विटी को। बोले आओ निकालो पहले सरप्लस, तो 7 लाख माइनस 32,200, 12,600, 95,200, 2,22,600, 1,26,000, 2,11,400। क्वेश्चन बोला है इसका 1/3 किसको मिलेगा, इसका 1/3 सर प्रेफरेंस को, और बचा हुआ किसको मिलेगा, इक्विटी को, है ना। तो बोले सर निकालिए 2/3, 2,11,400 का 2/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, दिस विल कम 140,933। तो इक्विटी को कितना पैसा मिलेगा, 2,66,933। इसको कितना मिलेगा, हम बोले सर इसको 1/3 मिलेगा, 1/3 ऑफ किसका, 2,11,400, 2,11,400 का 70,467 जोड़ के बाहर कर देंगे, दिस विल कम 2,93,067 रुपीज। तो ये हुआ हम लोग का सोल्यूशन कि सर 11 नंबर का सोल्यूशन ये था। इसमें नया बात क्या था, ये सरप्लस का। लिखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अमाउंट को ताकि आपको दिख जाए। लिखिए 7 लाख। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ फुसील लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल है 8,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लॉस। नॉन करेंट लाइबिलिटी में है 8% डिबेंचर और बैंक लोन। करेंट लाइबिलिटी में है ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। तो सर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है। एसेट साइड में आइएगा तो सर टेंजिएबल एसेट्स है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट्स है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है। नीचे में इंफॉर्मेशन, द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डे। कंपनी उसी दिन बंद हो गई। किस दिन, जिस दिन का बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का। उसके बाद प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। नंबर 1 लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन 3,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो सर इस क्वेश्चन में आपको लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन निकालने का झमेला ही नहीं है। बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। बोल रहा है बैंक लोन जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या गिरवी रखे हुए हैं, स्टॉक गिरवी रखे हुए हैं। तो सर इसका मतलब हुआ बैंक का लोन तो सिक्योर्ड है। फिर हम बोले हाँ। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल दी एसेट्स। डिबेंचर क्या है, फ्लोटिंग चार्ज वाला है, तो सर वो यहां पेमेंट साइड में लाइन में खड़ा हो जाएगा। फिक्स एसेट्स रियलाइज एट बुक वैल्यू। बोल रहा है जो फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट्स, वो उसी वैल्यू में बिक जाएगा जिस वैल्यू में वो बुक्स के अंदर है, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू उसी वैल्यू में।
एंड करेंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। और जो करेंट एसेट्स है वो कितने में बिकेगा? 80% में। तो सर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दो करेंट एसेट्स है, वो दोनों कितने में बिकने वाले हैं? 80%। ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री को हम लोग प्लेज किए हुए हैं, मतलब वो पहले बैंक वाला पैसा काट लेगा। तो शुरू कीजिए सर, कोई खास बात तो इसमें है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एसेट्स रियलाइज्ड। फिक्स एसेट्स में सर एक है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना में बिकेगा? जितना का है उतना का ही बिकेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग है सर 25,000। और दूसरा है अदर फिक्स एसेट्स, वो है 2 लाख। फिर आइए सर करेंट एसेट्स में है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख, लेकिन बिकेगा कितने में? 80% में, 80,000 में बिकेगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, वो तो सर आप दे के रखे हैं तो इससे सरप्लस मिलेगा। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सर इन्वेंट्री, बताओ इन्वेंट्री कितने का है? 5,25,000। इससे कितना पैसा मिलेगा? 80%। तो अगर आप 5,25,000 का 80% निकाले तो सर 4,20,000 माइनस बैंक का लोन। देखो बैंक लोन कितने का है? बैंक लोन 4 लाख। तो सर बैंक लोन से 4 लाख कट जाएगा, बचेगा हाथ में कितना? 20। जोड़ लीजिए तो 2 लाख, 3 लाख, 3,25,000। इतना पैसा है किसके पास? लिक्विडेटर के पास। किस चीज के लिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहला आइटम लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। और इस क्वेश्चन में अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि वो रेम्युनरेशन का पैसा दे दिया है, तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कितना है? 10,000। और लिक्विडेशन का एक्सपेंस ये दिया हुआ है 3,000। ध्यान रखिएगा आपके पास कितना पैसा है? 3,25,000, जिसमें से 13,000 एक्सपेंस हो चुका। अगला नंबर डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर में सर उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों पे करना होगा। और किस्मत से इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख और इंटरेस्ट का अमाउंट 8,000। 1,08,000 पे हो गया। उसके बाद सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 2 लाख। प्रेफरेंशियल नहीं बताया है तो बस अनसिक्योर्ड के नाम से लिख दीजिए। जब कुछ बताया ही नहीं है तो बस अनसिक्योर्ड है जो है। कितने का? 2 लाख। क्या 2 लाख पे हो पाएगा? होप सो, पे हो जाना चाहिए। 3,25,000 में 2 लाख, हाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद अगला नाम किसका आएगा? प्रेफरेंस का। और प्रेफरेंस का अमाउंट पूरा पे नहीं हो पाएगा तो सर प्रेफरेंस वालों को बैलेंसिंग पैसा दे दीजिए। उनका पैसा पे नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा खत्म। कितना बचा सर? सिर्फ 4,000। इक्विटी वालों के हाथ में कुछ नहीं। प्रेफरेंस वालों का तो पैसा पे ही नहीं हो पाया तो इक्विटी वालों को क्या पे कीजिएगा? बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। क्या हमको इसके आगे बढ़ सकेंगे? नहीं। हम आपको सिखा के रखे हैं जिस पॉइंट पे पैसा खत्म हो जाएगा वहीं पे हम लोग क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ शारदा लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013 वॉज एज फॉलो। तो हो सकता है आपके में ईयर 2019 या 2020 ऐसा कुछ दिया हो, वरना सेम क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल लिखा है 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 1 लाख।
2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड 2 लाख, 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ₹50 पेड। तो सर आप चाहो तो इससे 50 रुपए का कॉल कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल नेगेटिव है 1 लाख का, मतलब वो लॉस है। डिबेंचर है 6% वाला 1 लाख। अदर मोर्टगेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो सर जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो अदर मोर्टगेज को आप देके रखें, कितने का है अदर मोर्टगेज 1 लाख। करंट लाइबिलिटी में है ट्रेड पेबल और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या बन जाएगा प्रेफरेंशियल, और ट्रेड पेबल अदर। एसेट्स में है सर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट का टोटल 6,50,000। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2014। ऊपर में बैलेंस शीट कब का है 31 दिसंबर। लिक्विडेशन में कब गया है 1 जनवरी, मतलब अगले ही दिन लिक्विडेट हो गया। द प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर 3 ईयर्स। डिविडेंड कितने साल का बाकी है 3 सालों का। द एरियर्स आर पेएबल ऑन लिक्विडेशन, बोल रहा है जब लिक्विडेट होगा तो इन एरियर का पेमेंट कर दिया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज किया है 2,40,000, प्लांट एंड मशीन 1,80,000, इन्वेंट्री 70, ट्रेड पे रिसीवेबल 60। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग टू 8,000, तो सर लिक्विडेशन खर्चा है 8,000। लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू ए कमीशन एट 2% ऑन ऑल एसेट्स, बोल रहा है लिक्विडेटर को आप 2% कमीशन दीजिएगा ऑल एसेट्स। क्या ऑल एसेट्स में कैश आएगा, हम बोले नहीं, ऑल एसेट्स में कैश नहीं आएगा, क्योंकि सर कैश रियलाइज नहीं होता, वो डायरेक्टली मिल जाता है। कैश पे कब देंगे, जब क्वेश्चन सामने से ये बोलेगा कि कैश पे भी दो, तभी देंगे कैश पर। फिर लिखा है 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बोल रहा है 3% देंगे अनसिक्योर्ड पे। व्हाट डू यू मीन बाय अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड का मतलब प्रेफरेंशियल और अदर दोनों मिला के बनता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है अनसिक्योर्ड पे दीजिए, तो हम लोग प्रेफरेंशियल पे भी देंगे और जो अदर है उस पे भी देंगे, मतलब हम लोग दोनों पे देंगे, तभी तो वो अनसिक्योर्ड होगा। सर पीछे का क्वेश्चन में तो आप ऐसा नहीं करते थे, तो पीछे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोलता है प्रेफरेंशियल पे मत दो, तो नहीं देते थे। इसमें बोल रहा अनसिक्योर्ड पे दो, तो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, प्रेफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड है और जो अदर है वो भी अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड में दोनों आएगा, दोनों पे देना पड़ेगा आपको। फिर आगे लिखा हुआ ऑल दी पेमेंट्स वेयर मेड ऑन 30 जून 2014, बोल रहा सारा पेमेंट कब हुआ है 30 जून 2014 को। ध्यान दीजिएगा, बंद हो रहा है 1 जनवरी, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग कब, जून में। तो हम बोले सर जून में पेमेंट कीजिएगा तो 6 महीना डिले होगा, तो 6 महीना का डिबेंचर पे आपको क्या देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या लिखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने का है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। उसके बाद अगला नाम क्या आएगा, एसेट्स रियलाइज्ड। कौन एसेट्स कितने एमबी का, प्लांट एंड मशीन। $1,80,000। इन्वेंट्री कितने का 70। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 60 और कुछ पैसा सर सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिका है 2,40,000 और इस 2,40,000 में जो मोर्टगेज है वो अपना पैसा काट लेगा। मोर्टगेज कितने का है 1 लाख। चलिए जोड़िए और बताइए कितना पैसा टोटल अवेलेबल है। तो सर 30,000 प्लस 180 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 140 4,80,000 ये है टोटल अमाउंट अवेलेबल लिक्विडेटर के पास जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले लीगल एक्सपेंस नहीं है, तो सर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन
नोट 1। तो नोट 1 में सबसे पहले क्या बोला है, पढ़िए कितना देना है। बोल रहा है जो रेम्यूनरेशन देना है वो है 2% ऑन ऑल एसेट्स। तो बोले सर 2% ऑन ऑल एसेट्स। तो क्या क्या आएगा ऑल एसेट्स में वो ध्यान दीजिए। हम बोले सर 1,80,000 का प्लांट एंड मशीन, 70 का इन्वेंट्री, 60 का ट्रेड रिसीवेबल और 240 का लैंड एंड बिल्डिंग। नेट नहीं बोला है, तो बोले सर नेट नहीं बोला है इसलिए क्या लेंगे 2,40,000 ऑल एसेट्स पर। तो इसका 2%, तो जोड़िए 2,40,000 और 60 3 लाख और यहां पे है 2,50,000, तो 5,50,000 का 2%। तो सर ये तो आएगा 11,000। दूसरा क्या बोला है 3% ऑन अनसिक्योर्ड। तो सर 3% ऑफ अनसिक्योर्ड, ये तो जब आएगा तब आएगा। तो बोले सर आगे बढ़िए और क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंस 8,000। उसके बाद अगला नाम लिक्विडेशन एक्सपेंस के बाद डिबेंचर। तो सर डिबेंचर होल्डर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। क्या डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे? जी हां, क्योंकि आप लास्ट लाइन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट हुआ है 30 जून को, जबकि लिक्विडेशन तो 1 जनवरी को स्टार्ट हो गया था। तो सर 6 महीना बाद पेमेंट हुआ, तो 6 महीना का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसको। कितना है डिबेंचर? 1 लाख। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। तो सर 1 लाख का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। कितना आएगा? 3,000। तो डिबेंचर वाले को कितना पेमेंट हो गया? 1,03,000। उसके बाद अनसिक्योर्ड, क्या क्या आएगा? एक तो प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल में कौन आएगा बताओ? सर इनकम टैक्स। प्रेफरेंशियल में कौन आएगा? इनकम टैक्स, जो कि है 10,000। अदर में कौन आएगा? ट्रेड पेएबल। अदर में कौन आएगा? ट्रेड पेएबल 90,000। कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। आगे बढ़िए देयर आफ्टर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद है सर प्रेफरेंस वालों का पेमेंट करना है। प्रेफरेंस है 1 लाख का और डिविडेंड है 3 साल का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या आएगा? एक तो आएगा सर कैपिटल, जो कि है 1 लाख। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा डिविडेंड 3 सालों का। तो 3 साल का डिविडेंड निकाल लीजिए। डिविडेंड, अच्छा क्या हम लोग पूरा 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिए अनसिक्योर्ड को? जी। तो दोनों मिला के अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड पे कितना बोला था? 3%। तो सर 1 लाख का 3% निकाल लीजिए, 3,000। कितना आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ा है? 14,000। डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, एक लाख के शेयर पे प्रेफरेंस शेयर का रेट कितना है? 6%। 3 साल का देना है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो सर ये तो आ जाएगा 18,000 रुपीज। तो 3 साल का डिविडेंड 18,000। क्या ये भी पे हो जाएगा? जी हां, ये भी पे हो जाएगा। और फाइनली जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा? चलिए माइनस करें और बताएं कितना बचेगा इक्विटी वालों के लिए। ये कितना आएगा? हम बोले सर ये आएगा 1,37,000।
चलिए अब हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि सर दो तरह का लोग है, एक है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, एक है 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 50 पेड। तो बताइए हर एक आदमी को कितना मिलेगा। दो तरह का क्लास है, एक जो पूरा पैसा दे चुका है 100 का 100 रुपया, और दूसरे क्लास में सिर्फ 50 रुपया दिया है। तो बताइए इस पैसे को कैसे बांटेंगे, वही सीखना है। ध्यान दीजिएगा तो बहुत आराम से सीख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमरे सर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक है 2000 इक्विटी शेयर, एक है 1000 इक्विटी शेयर। बताइए कितना कितना पैसा मिलेगा। तो हमले सर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच इक्विटी शेयर। आपको हर इक्विटी शेयर का अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास कितना अवेलेबल है 1,37,000। ये पैसा किसके लिए अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ये ठीक है। अब इसमें दो तरह का आदमी है, एक जो 50 रुपया दिया है, 3000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 50 रुपया दिया। आप क्वेश्चन में पढ़िए लायबिलिटी में। और दूसरा वैसे लोग हैं जो अपना पूरा इक्विटी का 100 का 100 दे दिए। तो क्या दोनों आदमी को हम बराबर पैसा बांट सकते हैं? ये तो नाइंसाफी है। आप ही सोचो ना, मेरे पास एक शेयर है, तुम्हारे पास भी एक शेयर है, हम कंपनी को 100 रुपया दिए हैं, तुम कंपनी को 50 रुपया दिया है। कंपनी अब लौटाना चाहेगी तो क्या कंपनी हम दोनों को बराबर बराबर पैसा देगी? नहीं, हम अधिक पैसा दिए हैं, तुम कंपनी को कम पैसा दिया है। तो जब लौटाने का बारी भी आएगा तो सर जो अधिक पैसा दिया होगा कंपनी को अधिक लौटाएगी, और जो कंपनी को कम पैसा दिया है वो कंपनी उसको कम पैसा लौटाएगी। अब सवाल उठता है कि सर ये तो झमेला है, फिर ये कम बेसी वाला। सबसे बेस्ट क्या होता कि सर सभी लोग अगर एक जैसा पैसा दे देते, हम भी 100 रुपया दिए हैं, वो भी 100 रुपया दे दे, तो फिर कितना अच्छा होता। दोनों बराबर के लोग होते, कंपनी दोनों को बराबर बराबर देती। हम बोले सही बात। अब आप ध्यान सोचिएगा, हम बोले सर ये जो 1,37,000 रुपीज अवेलेबल है, जो लोग 50 रुपया दिया है, अगर वो अपना सारा पैसा मतलब 100 रुपया दे देता तो जाहिर सा बात है ये पैसा बढ़ जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, नोशनल कॉल करते हैं। नोशनल कॉल का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कॉल, अपने पेपर पे कॉल कर रहे हैं, रियलिटी में उससे कुछ नहीं मांग रहे। हम बोल रहे हैं सर जिस आदमी का 3000 शेयर है उससे लेना 100 था लेकिन वो 50 ही दिया है, उससे 50 रुपया अगर हम लोग और ले लेते तो क्या होता। तो हम बोले अगर हम उससे 50 रुपया और ले लेते तो 1.5 लाख रुपया उससे मिलता। इससे दो काम होता, एक वो आदमी भी 100 रुपया फुल्ली पेड होके मेरे बराबर 2000 जो शेयर है उसके बराबर कहा जाता कि हम भी 100 रुपया वाले, तुम भी 100 रुपया वाले। जब दोनों 100 रुपया वाले होते तो दोनों को बराबर पैसा मिलता। एक तो ये होता। सेकंड क्या होता, जो अमाउंट अवेलेबल है वो बढ़ जाता। हम बोलते हां ये भी होता सर, जो अमाउंट अवेलेबल है वो बढ़ जाता अगर हम उसे 50 ले लेते। क्या ये हम रियलिटी में उससे मांगे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बस कॉपी पे करके देख रहे हैं। कंपनी अपना कॉपी पे करती है ऐसा, वो देखती कि अच्छा इतना पैसा बन जाता। ये होता टोटल अमाउंट। ऐसा करने से क्या हुआ, सारे इक्विटी शेयर होल्डर 100 रुपए वाले बन गए। अब जो 50 वाला था वो भी 100 का बन गया, हम तो 100 के थे ही पहले से। तो अब हम बोल रहे हैं कि सर क्योंकि हम दोनों ही लोग बराबर हैं तो हम दोनों को बराबर बराबर कंपनी पैसा लौटा देगी। हम बोले करेक्ट। तो हम बोले सर अब आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि सभी लोग अब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी ये 50 का कॉल कर ली है अपने मन में, अब सभी लोग 100 के हो गए। तो हम बोले सर अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो होंगे वो कितने बन जाएंगे, 5000। सर 5000 कैसे, 2000 प्लस 3000। प्लस क्यों कर रहे हैं दोनों को साथ में, क्योंकि सर जो 3000 वाला था वो भी तो 50 उससे कंपनी मांग ली। इसी बेसिस में तो बना रहे हैं कि सर कंपनी अपने पेपर पे ये मानती है कि अगर हम उससे ले लेते तो क्या होता, उससे फायदा ये होता कि सभी लोग एक जैसे हो जाते। अगर सभी लोग एक जैसे हो तो फिर बांटना कितना आसान है,
कि हां सर सब एक जैसे हो गए, ठीक। तो हम बोले सर अमाउंट पर शेयर निकाल लीजिए। तो आप क्या बोलिएगा सर, 287,000 को 5,000 से डिवाइड कर दीजिए, एक शेयर का पैसा आ जाएगा। 287,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना आया? कंपनी बोल रही है कि 100 रुपया वाला हर आदमी को हम कितना पैसा लौटाएंगे, 57.4। ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं। हम बोले सर जो 2,000 वाले लोग थे, कंपनी इनको कितना पैसा लौटाएगी, 57.4 करके। तो ये आएगा 1,14,800। 3,000 वाला भी आ गया, वो बोला भैया भैया हमको भी दे दो। अब वो कितना मांग रहा है, वो बोल रहा है भैया भैया कंपनी भैया आप इसको देखो, हर एक शेयर के लिए 57.4 दिए, तो हमको भी तुम 57.4 दो। कंपनी बोला रुको, कंपनी बोला ये आदमी 100 रुपया दिया था, क्या तुम 100 रुपया दिया है? तो बोला नहीं नहीं हम तो 50 दिए हैं। तो कंपनी बोला कि जो लोग 100 रुपया दिया है उसको हम इतना रुपया दिए, तुम तो 50 ही दिया है। तो कंपनी बोलेगा कि भाई तुमको हम कितना देंगे, 7 रुपया 40 पैसा। अब आपके मन में सवाल आया सर 7 रुपया 40 पैसा कहां से ले आए आप? हम लोग एक बात सोचो, कंपनी जो 50 रुपया पे किया है, कंपनी पहले उससे क्या मांगेगी, 50 रुपया मांगेगी तब इतना रुपया देगी। तो कंपनी बोल रही है भाई हम तुमसे 50 रुपया क्यों मांगे, क्योंकि हम तुमसे 50 रुपया मांगेंगे तो फिर तुमको इतना पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि भाई तुमको इतना देंगे और इतना लेंगे, उससे बढ़िया है सेटअप करा लेते हैं। तो 57.4 रुपीज देना पड़ेगा, कब देंगे, जब तुमसे हम 50 लेंगे। तो कंपनी बोलती है तुम हमको 50 रुपया पहले अपने पॉकेट से देगा, फिर तुम्हारे पॉकेट में हम डाल देंगे 57.4। इससे बढ़िया नहीं है कि हम तुमको 7.4 रुपीज दे, बात खत्म हो जाए। क्योंकि इस लेन देन में तुमको तो सिर्फ 7 रुपया 40 पैसा ही मिलना है, क्योंकि शेयर होल्डर पहले कंपनी को 50 भेजेगा, फिर वो फुल्ली पेड हो जाएगा, फिर कंपनी उसको 57.4 भेजेगी, तो उसके पॉकेट में अल्टीमेटली कितना पैसा बढ़ेगा, सिर्फ 7 रुपया 40 पैसा। कंपनी इस काम को पेपर पे कर लेती है और बोलती है पकड़ो अपना 7 रुपया 40 पैसा, बात खत्म, तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया। क्या कंपनी जस्टिस की है? हां, कंपनी सबके साथ जस्टिस की है। कंपनी पहले सबको 100 रुपया वाला बना ली, ये 50 वो मांगी नहीं, वो अपने मन में कैलकुलेट कर ली पेपर के ऊपर कि हां अगर इस आदमी से 50 लेंगे तो क्या फायदा होगा। पहला, पैसा बढ़ जाएगा, दूसरा सारे शेयर होल्डर्स एक तरह के बन जाएंगे। जब सारे शेयर होल्डर्स एक तरह के बन जाएंगे तो फिर सबको बराबरी का पैसा मिलेगा। हम बोले बिल्कुल 57.4। तो 57.4 किनको मिलेगा, जिनका 100 रुपया है। तो 2,000 वाले इक्विटी शेयर जो है वो तो 100 रुपया पे किए थे कंपनी को, तो उनको तो मिलना ही है। लेकिन जो 3,000 वाला है वो तो सिर्फ 50 पे किया था, क्या उनको भी इतना पैसा मिलेगा? नहीं, उनको इतना पैसा लेने के लिए पहले कंपनी को 50 भेजना पड़ेगा, फिर कंपनी उसको भेजेगा। तो कंपनी इतना झमेला ना करके नेट कर लेता है, वो बोलता है भाई 50 तुम हमको देता, हम तुमको 57.4 देते, इससे बढ़िया है 7 रुपया 40 पैसा पकड़ो, बात वही पड़ेगा, और निकाल के थमा देगा। हम बोले ओके, 7 रुपया 40 पैसा इंटू 3,000, सर ये आएगा 22,200। तो इन दोनों को जोड़ के यही पैसा यहां पे आया है। आप समझ रहे मेरा बात? तो जब भी 2-3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तब कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। सर मान लीजिए ये पैसा 48 आता, तब क्या होता? तब होता ये कि अगर ये 48 रुपीज आता तो 2,000 वाले को तो 48 देते, लेकिन ये 3,000 वाला है उसको 48 तो देते नहीं, क्योंकि पहले उससे क्या बोलते, 50 दो, हम तुमको 48 देंगे। तो कंपनी उससे 50 मांगती और 48 देती, उससे बढ़िया कंपनी उसको बोलती 2 रुपया तुम ही हमको भेजो। तो फिर उससे 2 रुपया का और कॉल करती कंपनी, और फिर यहां लिखती कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर 3,000 इंटू 2 6,000 रुपया। जो एक क्वेश्चन हम पीछे में जहां पे नहीं निकाले तो उसका कारण यही था कि बुक में जो है कॉल को दिखा ही नहीं रहा है। तो वो बुक का गलती है दोस्त, बनाने का तरीका हमेशा ऐसा ही था कि बनाया ऐसे ही जाता है। ठीक बात।
तो ये निकल गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया कि हां सर, ऐसा तब होता है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर 2-3 क्लास का शेयर होल्डर हो। हर किसी के हाथ में कितना पैसा आएगा ये जानना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोशनल कॉल का सहारा लेते हैं। और आपके मन में वो सवाल आ चुका है कि सर मान लीजिए ये 48 होता तो क्या होता। हम बोले 2000 वाले को 2000 इंटू 48 96,000 रुपीज देते, और ये जो 3000 वाला है कंपनी उससे 2 रुपया और मांगती, क्योंकि कंपनी बोलती तुमको 48 देंगे और तुमसे 50 ये वाला लेंगे। तो 50 लेंगे 48 देंगे, तो कंपनी बोलती लाओ 2 रुपया तुम्हें और दो हमको, उससे कंपनी 2 रुपया कॉल करती। ठीक बात। तो 3 इंटू 2 6,000 रुपया, ये पैसा बदल जाता। तो हम लोग का क्योंकि बीकॉम है तो बीकॉम के अंदर वैसा कॉम्प्लिकेट होता ही नहीं है सवाल, और उतना कॉम्प्लिकेट सवाल पूछा भी जाता नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13 और उसका सोल्यूशन। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, उसको हम लोग कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए।